नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक इन डेप्थ वीडियो, या आप कह सकते हो मोस्ट डिमांडेड वीडियो। जब से गेट 2025 कोर्स लॉन्च हुआ है, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है जिन्होंने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है कि सर किस तरीके से, जैसा प्रॉमिस किया जा रहा है कि आप टॉपिक वाइज यहाँ पे हर एक टॉपिक के ऊपर लाइव और रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो हमने डिसाइड किया है टीम ने मिलकर कि जैसे ही एक टॉपिक कवर अप हो जाता है, जैसे लास्ट हमने पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हर एक उस टॉपिक को 10 टू 15 लेक्चर्स के अंदर कवर अप किया विद लाइव एंड रिकॉर्डेड। यानी कि हमने 10-12 रिकॉर्डेड लेसंस आपको अलग से प्रोवाइड किए, 10 टू 12 लाइव सेशंस अलग से प्रोवाइड किए हर एक टॉपिक पे, सो दैट हर चीजें आपको क्लियर होती हुई नजर आ जाए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गेट स्मैशर्स में। देखते हैं कैसे हर टॉपिक के अंदर फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, और क्या उन फॉर्मूलाज की हमें नीड है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या कोर्स लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि सबसे पहला टॉपिक काउंटिंग प्रिंसिपल। अब गेट डीए 2025 के सिलेबस में एक टॉपिक ऐड कर दिया गया, काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसके अंदर दो ही सिंगल टॉपिक निकल करके आ सकते हैं, पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन उसने लिख तो दिया, इन डेप्थ अगर उसके अंदर हम जाएं तो कम से कम 10 से 12 टॉपिक निकल करके आते हैं। परम्यूटेशन कैसे लगेगा, रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन कैसे लगेगा, नॉन रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन कैसे लगेगा, कॉम्बिनेशन कैसे लगेगा, कॉम्बिनेशन टेक्निक्स क्या होंगी, रिपीटिशन क्या होगा, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होगा, वो सब आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। प्रॉमिस कर रहा हूं हर एक चीज आपको अच्छे से कवर अप होगी, बहुत अच्छे से हर एक चीज यहाँ पे क्लियर होगी। आपको पता चलेगा कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज हम यहाँ पे बिना याद किए, यानी कि बिना फॉर्मूलाज को याद किए हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक दैट इज काउंटिंग प्रिंसिपल। अब काउंटिंग प्रिंसिपल किस, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। काउंटिंग प्रिंसिपल दो तरीकों से काम करता है। सबसे पहले काउंटिंग प्रिंसिपल काम करता है मल्टीप्लिकेशन पे, और काम करता है हमारा एडिशन पे। कब हम काउंटिंग प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन लगाने वाले हैं और कब हम एडिशन लगाने वाले हैं, एक छोटे से एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। मान लो कि आपने किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रेवल करना ही, पहले भी मैंने लाइव क्लास में स्टूडेंट्स को ये एग्जांपल बताया था, बहुत अच्छे से उनको क्लियर हुआ। जैसे मान लो कि मुझे दिल्ली टू गोवा जाना है और मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन निकल करके आते हैं। मैं टैक्सी से जा सकता हूँ, मैं बाय बस जा सकता हूँ, मैं बाय ट्रेन जा सकता हूँ। और बी पॉइंट पे निकल करने के, यानी कि दिल्ली से अगर मैं गोवा जा रहा हूँ, गोवा में पहुंचने के बाद मुझे अपने घर जाना है, मैं बाय ऑटो जा सकता हूँ और मैं बाय लोकल बस पे जा सकता हूँ। तो ऐसे कितने मेथड हुए, कितने तरीकों से मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूं, दैट इज नोन एज द काउंटिंग प्रिंसिपल। कैसे, देखते हैं कितने तरीकों से जर्नी कंप्लीट हो सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं टैक्सी लेता हूं तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बनते हैं कि मैं ऑटो या बस पे जा सकता हूं। अगर मैं बस पकड़ता हूं तो भी मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं ऑटो पे जा सकता हूं, मैं बस पे जा सकता हूं। मैं ट्रेन से जाने के बाद भी दो ऑप्शन मेरे पास बनते हैं कि मैं ट्रेन से जाने के बाद ऑटो ले सकता हूं, बस ले सकता हूं। अगर हम इस मेथड को मैन्युअली काउंट करें, कितने नंबर ऑफ द वेज बन करके आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यानी कि 6 तरीकों से मैं अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूं। क्या ये काउंटिंग प्रिंसिपल का बेस्ट मेथड है नंबर ऑफ द वेज निकालने के लिए? डेफिनेटली नहीं है। अगर यहाँ पे डाटा बहुत बड़ा दे रखा हो, थाउजेंड्स में डाटा हो, यहाँ थाउजेंड्स में डाटा हो, फिर थाउजेंड में डाटा हो कि कितने कितने ऑप्शंस को चूज किया जा सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, तो क्या हम वन बाय वन ऐसे काउंट करते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। दो मेथड यहाँ पे निकल करके आते हैं। यहां से दो चीजें बनती हैं। एक आपके पास है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और एक मेथड है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दोनों मेथड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे ए ऑप्शन के पास देखूं कि मेरे पास कितने तरीकों से कोई काम किया जा सकता है, ए से ट्रैवल करने के लिए मेरे पास तीन ऑप्शन है, टैक्सी, बस या ट्रेन। फिर बी ऑप्शन पे पहुंचने के बाद मुझे घर जाना है, घर जाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, टू। अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या सेम आंसर बनेगा? अरे डेफिनेटली बनेगा। ये तो नंबर ऑफ द वेज निकल गए। तो ये मेथड हुआ काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जहां पे मल्टीप्लाई करके, डाटा को मल्टीप्लाई करके काम चलाया जा सकता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप नंबर ऑफ द वेज निकाल सकते हो। अगर अब एडिशन की बात की जाए
अगर मैं यहाँ पे अलग अलग केसेस को काउंट कर लूं, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है मैं टैक्सी से जा रहा हूं। टैक्सी से जाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? दो, ऑटो या बस। टैक्सी अगर मैं चूज करता हूं तो दो ऑप्शन है। हो सकता है मैं बस से जा रहा हूं, बस से जाने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है। हो सकता है मैं ट्रेन से जा रहा हूं, तब भी मेरे पास दो ऑप्शन है, टैक्सी या ऑटो। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे इस ट्रैवलिंग को मैंने तीन केस में डिवाइड कर दिया कि मैं इस तरीके से भी अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकता हूं, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी। जब केसेस के अंदर कोई चीज डिवाइड की जाती है तब वहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगता है। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन से नंबर ऑफ द वेज निकाले, ये हमने एडिशन से नंबर ऑफ द वेज निकाले। अब समझते हैं थियोरेटिकली क्या होता है फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे आ जाओ, कहता है इफ देयर आर टू जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन एम वेज, यानी कि एक जॉब एम तरीकों से की जा सकती है, and when it has been completed in any one of these m ways, second job can be completed in n ways। दो जॉब है मेरे पास, एक को m तरीकों से किया जा रहा है, एक को n तरीकों से किया जा रहा है, then the two jobs in the succession can be completed in m cross n ways। दो मेरे पास काम है, एक को मैं m तरीकों से कर सकता हूं, दूसरे को मैं n तरीकों से कर सकता हूं। अगर मुझे इसको सक्सेशन के अंदर करना है, यानी कि इकट्ठे करना है, तो मुझे मल्टीप्लाई का यूज करना पड़ेगा, m क्रॉस n का यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो कहता है इन अ क्लास देयर आर फोर बॉयज, चार बॉयज हैं एंड फाइव गर्ल्स। क्लियर? द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। इस वर्ड को ध्यान दे लेना, टीचर ने एक बॉय सिलेक्ट करना है एंड एक गर्ल सिलेक्ट करनी है। To represent the class in a function, in how many ways can the teacher make this selection? उसको एक बॉय को सिलेक्ट करना है, साथ ही साथ उसको एक गर्ल को सिलेक्ट करना है और उसको फंक्शन में यहाँ पे उनको इंडल्ज करना है। कितने तरीकों से वो सिलेक्शन कर सकता है, कितने तरीकों से वो वेज बना सकता है। चार बॉयज हैं, अगर वो चार में से किसी भी चार बॉयज को ले ले काम चल जाएगा, किसी भी एक बॉय को ले ले काम चल जाएगा। तो यानी कि मेरे पास अगर मैं बॉयज की बात करूं, मैं चार में से किसी भी एक बॉय को पिक कर सकता हूं, मैं पांच में से किसी भी एक गर्ल को पिक कर सकता हूं। बात की जा रही है एंड की, यानी कि मल्टीप्लाई। मैं 20 मेथड से एक लड़का और एक लड़की को चूज कर सकता हूं मेरे स्कूल के फंक्शन के लिए। कैसे? हो सकता है फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल आ जाए, हो सकता है फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल आ जाए, हो सकता है फर्स्ट बॉय थर्ड गर्ल आ जाए। तो इतने तरीकों से हमारे पास सिलेक्शन हो सकती है। एंड क्लियर? एक और क्वेश्चन देखो, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है? फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बोलता है कि अगर दो जॉब है मेरे पास करने के लिए सच दैट दे कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, कोई लेना देना नहीं है उनको एक दूसरे से, वो इंडिपेंडेंट है आपस में, जैसे इन एम एन एन वेज, एक एम तरीकों से हो सकता है, एक एन तरीकों से हो सकता है रिस्पेक्टिवली, आइदर वन ऑफ द टू जॉब कैन बी परफॉर्म। या तो पहली जॉब हो जाए या फिर दूसरी जॉब हो जाए, और लग गया। तो एक एग्जांपल देखते हैं कैसे और के अंदर एडिशन लगेगा। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज यहां पे मैंने किया है। क्वेश्चन कहता है इन अ टीचर फोर बॉयज, इन अ क्लास देयर आर फोर बॉयज एंड फाइव गर्ल्स। ठीक है, टीचर वांट टू सिलेक्ट अ बॉय और अ गर्ल। एंड की जगह क्या लगा दिया? बॉय और अ गर्ल। या तो वो बॉय को सिलेक्ट करेगा या वो गर्ल को सिलेक्ट करेगा, मतलब उसको एक बच्चे की रिक्वायरमेंट है। टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, इन हाउ मेनी वेज द टीचर मेक द सिलेक्शन। या तो वो किसी एक बॉय को सिलेक्ट कर लेगा चार में से, चार ऑप्शन हो सकते हैं, वो ए बॉय को करे, बी को, सी को, डी को, या वो किसी पांच में से एक गर्ल को चूज कर लेगा। यहां पे किसका यूज होगा? नाइन। समझ आया? यहां पे डाटा को इकट्ठा किया गया, एक बॉय चाहिए ही चाहिए, उसके साथ में एक गर्ल चाहिए ही चाहिए, एंड का यूज किया गया। तो यहां पे हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन। एंड मतलब इंटरसेक्शन। यहां पे और की बात की गई, यूनियन की बात की गई। जब यूनियन की बात की जा रही है, आप क्या लगा रहे हो? एडिशन। तो ये हुआ हमारा फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसके ऊपर हमारा एक अलग से लेक्चर था, तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इज परम्यूटेशन। अब परम्यूटेशन का क्या काम है? ये तो काउंटिंग प्रिंसिपल की बात हो गई।
परम्यूटेशन हमारे डाटा को सॉर्ट करने में हेल्प करेगा, नंबर ऑफ द वेज निकालने में हेल्प करेगा। पहले एक सिंपल टाइप ऑफ एग्जांपल से करते हैं। मान लो मैंने आपको बोला ए, बी और सी, ये तीन बच्चे हैं, मुझे इन तीन स्टूडेंट्स को, बच्चों को एक बेंच पे बिठाना है। मैं कितने तरीकों से बिठा सकता हूं? हो सकता है पहले नंबर पे ए आ जाए, हो सकता है पहले नंबर पे ए फिर सी और बी आ जाए, बी आगे बैठे, ए बाद में, सी पीछे, बी सी और ए आ जाए, सी पहले आ जाए, ए बाद में, बी बाद में, सी पहले आ जाए, बी बाद में, ए बाद में। यानी कि कितने तरीकों से वो अपने ऑर्डर्स को चेंज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन को ऑर्डर से फर्क पड़ता है, कौन पहले पे बैठ रहा है, कौन दूसरे पे बैठ रहा है, कौन तीसरे पे, ये परम्यूटेशन का काम है। तो क्या कहता है, each of the arrangement which can be made by taking some or all number of things is known as permutation। कितने तरीकों से डाटा को किया जाएगा is known as permutation। एक एग्जांपल समझते हैं क्या कह रहा है। इफ देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, देन द परम्यूटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे लेट कर लो ए, बी और सी, मुझे इनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करनी है। देखो, देन द परम्यूटेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन करनी है, कितने तरीकों से मैं कर सकता हूं। सिलेक्शन करनी है, वो कॉम्बिनेशन का काम है कि मैं कितने तरीकों से 2 बंदों को चूज कर सकता हूं। मैं ए और बी को कर सकता हूं, बी और सी को कर सकता हूं, ए और सी को नहीं। वो कह रहा है कितने तरीकों से परम्यूटेशन बन सकता है, यानी कि उसको ऑर्डर से फर्क पड़ रहा है कि मैं पहले नंबर पे ए को ले रहा हूं या पहले नंबर पे बी को ले रहा हूं। तो इसका मतलब अगर मैं ए बी की सिलेक्शन करता हूं तो ए बी भी हो सकता है, बी ए भी हो सकता है। अगर मैं BC की सिलेक्शन करता हूं तो BC भी हो सकता है, CA भी हो सकता है। अगर मैं AC की सिलेक्शन करता हूं तो AC भी हो सकता है। और यहां पे एक केस हमारे पास रह गया, इसको मैंने, यहां पे क्या होगा, BC के बाद CB और AC के बाद CA। तो कितने तरीकों से मेरे पास सिलेक्शन हो सकती है? 6 तरीकों से। अब क्या इसको भी मैन्युअली मेथड से हम कर सकते हैं? नहीं, इसका भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाओगे? परम्यूटेशन का हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पहले फॉर्मूला पे आते हैं, फिर इसको फॉर्मूला के मेथड से भी दिखाता हूं। कहता है इफ n and r are the positive integers such that r is always less than n or equal to 1, इक्वल भी हो सकता है, r is less than or equal to n, greater than or equal to 1, then the number of all the permutation of n distinct things taken r at a time can be represented as these, npr या p ब्रैकेट n को मार। यानी कि n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा की बात कर रहा है, r जो मुझे चाहिए, रैंडमली मुझे चाहिए, तो हम npr का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। और npr का फॉर्मूला मेरे पास क्या बनता है, अगर मुझे नंबर ऑफ द वेज इस तरीके से निकालने हैं तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा npr का n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो यानी कि अगर मुझे 3 लोग चाहिए थे, 3 मेरे पास थे, मुझे उनमें से क्या चाहिए थे? 2। तो यानी कि 3p2 मुझे निकालना था, तो 3 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल बाय में 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 टू जा 6, आंसर तो अभी भी 6 ही आएगा। तो परम्यूटेशन को ऑर्डर से फर्क पड़ेगा, कितने तरीकों से वो अपने वेज को बना सकता है, अपनी सीट को चेंज करके, वो है परम्यूटेशन। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखो, कहता है इन हाउ मेनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी worn इन द 4 फिंगर्स विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। आपके पास 3 रिंग्स हैं, 4 फिंगर है, विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, ज्यादा से ज्यादा एक फिंगर में एक ही रिंग होगी। तो टोटल नंबर ऑफ द 4 हमारे पास फिंगर्स हो गई, टोटल नंबर ऑफ द रिंग्स 3 हो गई। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय में 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। 24 तरीकों से ये काम किया जा सकता है, तो मैन्युअली चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो ये था सिंपल परम्यूटेशन। इसके बाद हमने अलग रिकॉर्डेड और लाइव क्लास के अंदर डिस्कस किया रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन क्या होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है परम्यूटेशन का, जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज हैं, और फॉर्मूलाज को याद आपने नहीं करना, डेफिनेटली नहीं करना। एक एग्जांपल से भी बताता हूं। वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ केस आ जाए जहां पे डिफाइन किया जा रहा है ऑलवेज अकर टुगेदर, कुछ चीजों को अगर इकट्ठा बिठाया जा रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? वो कहता है परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच p थिंग्स आर ऑलवेज अकर टुगेदर।
तो आप ये फॉर्मूला लगा करके जाओगे। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला अंकित, मेरे पास एक वर्ड है और यहां पे बोला जा रहा है कि इस तरीके से आपको इनके नंबर ऑफ द वेज निकालने हैं सो दैट आई और टी हमेशा आपस में इकट्ठे बैठे, ऑलवेज अकर टुगेदर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसने क्या बोला, एन कौन है, नंबर ऑफ द, टोटल नंबर ऑफ द गिवन, आपके पास जो भी डाटा दिया हुआ है, टोटल यहाँ पे डाटा कितना है 5, तो एन मेरे पास कितना हो गया 5। पी जितने लोगों को इकट्ठे बिठाया जा रहा है, 2 को इकट्ठे बिठाया जा रहा है, +1 फैक्टोरियल और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2, 3 + 1 3 + 1 4 फैक्टोरियल, तो हमारे पास आंसर कितना बना 48। अब क्या ऐसे क्वेश्चंस को मैं फॉर्मूला बार बार याद रखूंगा, अरे क्यों याद रखूंगा, सीधा देखो, हमें जिनको भी इकट्ठे बिठाना है उनको क्या मान लो, उनको एक मान लो, यानी कि जहां पे भी ये घूमेंगे, जितने भी नंबर्स पे, पहले नंबर पे आ रहे हैं, दूसरे पे, ये इकट्ठे जाएंगे, तो इसको एक मान लिया जाएगा। 1 2 3 4, 4 लोग अपनी सीटें कैसे चेंज करेंगे, 4 फैक्टोरियल, ए बी सी डी, ए सी बी डी, तो इस तरीके से 4 फैक्टोरियल। क्लियर। अब अगर इसको मैंने एक माना हुआ है, आई और टी भी तो आपस में अपनी सीटें चेंज कर सकते हैं, इसने क्या बोला, ये दोनों इकट्ठे बैठने चाहिए, ये थोड़ी बोला कि आई हमेशा टी से पीछे होगा। तो 2 लोग अपनी सीटें कैसे चेंज करेंगे, 2 फैक्टोरियल। अभी भी आंसर कितना बन रहा है 24 इंटू में 2, 48 इज द करेक्ट आंसर। आंसर मैच किया तो फॉर्मूला याद मत रखो। क्लियर। अब आ जाओ, नेक्स्ट हमें कहता है परम्यूटेशन ऑफ n different things taken all at a time in which x particular things always included, हमेशा इंक्लूड की जाएंगी। सेम एग्जांपल पिक करते हैं। अंकित, देखो ऑलवेज इंक्लूडेड का जब केस आता है तो ये क्या कहेगा, किस तरीके से नंबर ऑफ द वेज बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये कह रहा है इन 5 लेटर से मुझे 4 लेटर वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, तो कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। हमें 4 जो है वो लेटर का वर्ड बनाना है। परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, n मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया 5, नंबर ऑफ लेटर जितने हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच x पर्टिकुलर थिंग्स ऑलवेज इंक्लूडेड, x चीजें हमेशा इंक्लूड की जा रही हैं। मैंने x को लेट कर लिया, x कौन है 1, यानी कि टी हमेशा इंक्लूड होगा उन 4 लेटर में। 4 लेटर जो वर्ड बन रहा है उसमें टी आएगा ही आएगा, ऑलवेज अकर, हमेशा ऐसा हुआ ऑलवेज इंक्लूड। और आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 4, क्योंकि मुझे 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आरपीएक्स यानी कि 4p1 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस एक्स, 5 - 1 4 p r माइनस एक्स, r माइनस एक्स मतलब 4 - 1 3, तो 4p1 की वैल्यू क्या होगी 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 4, 4p3 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 - 3 1 फैक्टोरियल, तो यानी कि 24। आंसर आ गया 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और दिस 9। नंबर ऑफ द वेज बनेंगे। अब क्या मुझे इनको याद रखने की जरूरत है, अरे क्यों याद रख रहे हो, ये क्या बोल रहा है मुझे 4 वर्ड्स का, 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है जिसमें टी आएगा ही आएगा। अगर हमेशा से टी इंक्लूड हो ही रहा है, हमेशा से टी इंक्लूड हो ही रहा है, तो टी को मैंने पहले चूज कर लिया, टी इन चारों में से कितनी सीटों पे बैठ सकता है, इन चारों में से किसी भी सीट पे बैठ सकता है। तो टी के पास नंबर ऑफ द वेज हो गए 4, कहीं पे भी जा सकता है। मान लो टी यहां बैठ गया, अब कितनी सीटें खाली रह गई 3, हमारे पास कितने वर्ड्स कितने लेटर हैं 4, मैं 4 में से कितने लेटर्स को 3 जगह पे बिठाना चाहता हूं, यानी कि 3 ही मेरे पास खाली स्पेस है, 4 मेरे पास लेटर्स हैं, तो 4p3 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल, क्या अभी भी आंसर 96 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो फॉर्मूलाज को याद मत रखो। फिर परम्यूटेशन के अंदर एक केस आया ऑलवेज एक्सक्लूडेड, अगर किसी चीज को एक्सक्लूड कर दिया जाए, सेम एग्जांपल पिक करते हैं। अंकित, किसी चीज को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, जैसे यहां पे मैंने बोला मुझे 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है जिसमें टी आएगा ही नहीं, या 3 का बनाना है जिसमें टी आएगा ही नहीं। अगर टी आएगा नहीं, फॉर्मूला क्या कहता है, एन कितना हो गया 5, टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स,
P, R कितना हो गया 3, 5P3 हो गया ना, मुझे 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एंड डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट अ टाइम इन विच एक्स पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड होंगी ही होंगी। n माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, इसको ठीक कर लो, n माइनस एक्स, तो 5 माइनस में 1 यानी कि 4, माइनस 1 क्यों, क्योंकि t हमेशा इंक्लूड किया जा रहा है, एक नंबर काउंट नहीं हो रहा। बाय में यानी कि पी आर, सीटें कितनी है 3, तो 4p3 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, आंसर कितना आया 24। अब इसको दूसरे मेथड से करें, फॉर्मूला याद मत रखो। अरे अगर t बाहर निकाल दिया गया, भूल जाओ, कितने लेटर हैं 4, जगह कितनी है 3, सीधा 4p3, ऑब्वियस सी बात है आंसर विल रिमेन सेम। तो फॉर्मूलाज डेफिनेटली याद नहीं रखने। ये हमने पढ़े फिर रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन के अंदर। फिर हमने पढ़ा परम्यूटेशन विद रिपीटिशन। जब परम्यूटेशन के अंदर रिपीटिशन होती है, फिर हम क्या करते हैं कि डिवाइड में लेकर के उन डिजिट्स को चले जाते हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास एक वर्ड है ए एन और ए, इससे कितने तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, ए एन ए हो सकता है, ए ए एन हो सकता है, और एन ए ए हो सकता है। लेकिन हमें क्या पता था कि तीन अगर लेटर है तो 3 फैक्टोरियल 6 अरेंजमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे 3 हुई। तो अगर और ज्यादा बड़ा डाटा हो, क्योंकि ए मेरे पास रिपीट हो रहा है, तो क्या मैन्युअली करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्या करोगे, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय में पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला लगा दोगे। एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 3, यानी कि मेरे पास 3 टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स है। रिपीट कितने कर रहे हैं, ए 2 बार आ रहा है तो सिर्फ 2 फैक्टोरियल। मान लो एन 2 बार होता तो हम क्या करते, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आएगा 3। चेक कर लो, नंबर ऑफ द केस तो 3 बन रहे हैं। ठीक, क्या कहता है फॉर्मूला के अंदर, कहता है परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम विच m आर अलाइक ऑफ वन काइंड एंड n माइनस m, बचे हुए अलग काइंड के हैं, तो फॉर्मूला यूज करोगे n फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल n माइनस m। बात वही होगी ना, अगर दो ही लेटर रिपीट कर रहे हैं, p मान लो 2 बार है, तो q दूसरे टाइप के कितने हो गए 3। जैसे यहाँ पे टोटल 3 थे, रिपीट अगर 2 कर रहे हैं, बाकी बचे हुए कितने रह गए 3 माइनस 2 1। क्लियर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा इस तरह से डाटा। अब क्या फॉर्मूला याद रखें, बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, क्या हम ये मैन्युअली वाला मेथड याद रखें, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे क्या करो, हमें कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मिस पी, विद द लेटर ऑफ द वर्ड मिस पी। यहां पे देखो नंबर ऑफ द लेटर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि 11 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, डिवाइड बाय में m कितनी बार रिपीट कर गया, नहीं कर रहा, आए 1 2 3 4, तो डिवाइड बाय में 4 फैक्टोरियल। s कितनी बार कर रहा है 1 2 3 4, डिवाइड बाय में 4 फैक्टोरियल। p कितनी बार कर रहा है 2 बार, डिवाइड बाय में 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, कैलकुलेशन इज योर टास्क। क्लियर, परम्यूटेशन, परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन, परम्यूटेशन विद रिपीटिशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर सर्कुलर परम्यूटेशन हो तो, यानी कि अगर सर्कल पे अरेंजमेंट की जा रही हो तो हमेशा क्या करते हैं, अरेंजमेंट्स ऑटोमेटिक हमारे पास कम हो जाती हैं। कैसे, सर्कल है, मुझे अगर 3 लोगों को सर्कल पे बिठाना है, यानी कि ए बी और सी, तो मैं कितने तरीकों से बिठा सकता हूं, ए के बाद बी आ सकता है, बी के बाद सी, या ए के बाद सी आ सकता है, सी के बाद बी। क्लियर, तो बस यही अरेंजमेंट बनेगी, कुछ भी चेक करके देख लो। आप चाहे पहले बी को बिठा लो, फिर ए को, फिर सी को, बी के बाद ए है, ए के बाद सी है, बी के बाद ए है, ए के बाद सी है। कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ द अरेंजमेंट सर्कल में इस तरीके से हम करने वाले हैं, कोई तो फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन करके आता है सिंपल सा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर मैं 10 लोगों को सर्कल पे बिठा रहा हूं तो 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल, 5 लोगों को बिठा रहा हूं 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। एक एग्जांपल से समझते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच, फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच 5 men and 4 women be seated on the round table so that no two women will sit together। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वो कहता है कि कोई भी 2 वुमेन इकट्ठी नहीं बैठेंगी। इस क्वेश्चन को मैं 2 नजरियों से आपको कराता हूं। सबसे पहले ये देखो,
अगर यहां पे ऐसा क्वेश्चन होता कि ऑल वुमेन्स विल नॉट सिट टुगेदर, अगर यहां पे ऐसा क्वेश्चन होता ऑल वुमेन्स विल नॉट सिट टुगेदर, फिर आप क्या करते कि टोटल नंबर ऑफ द वेज कितने बनने वाले हैं, कितने लोग हैं, 4 और 5, 9 लोग हैं ना, तो 9 लोग सर्कल पे कैसे बैठेंगे, 8 फैक्टोरियल। अगर मैं इन चारों वुमेन्स को इकट्ठा बिठा दूं, 1 2 3 4, मैन मेरे पास कितने रह गए, 1 2 3 4 5। अगर मैं इनको इकट्ठे बिठाने की बात करता हूं तो इकट्ठे कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है, इसको तो एक मान लो, 2 3 4 5 6, 6 लोग जब इकट्ठे बिठाते हैं तो एक मानते हैं ना, 6 लोग सर्कल पे कैसे बैठेंगे, 5 फैक्टोरियल। और ये चारों वुमेन्स अपनी सीटें कैसे चेंज कर सकती हैं, 4 फैक्टोरियल। यानी कि ये वो आंसर हो गया जब टोटल नंबर ऑफ द केस काउंट हो रहे हैं, ये वो आंसर हो गया जब ये लोग सारे इकट्ठे बैठ रहे हैं। हमें चाहिए कि ऑल वुमेन्स विल नॉट सिट टुगेदर, तब तो कर दो माइनस। ये केस ये है, इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, आप लोगों ने नहीं करनी है। लेकिन अब इसने क्वेश्चन को ही पलट दिया, वो कह रहा है नो टू वुमेन विल सिट टुगेदर, मतलब एक वुमेन के पास दूसरी वुमेन बैठेगी नहीं, मतलब पहले मेंस को बिठाना पड़ेगा, दोनों में डिफरेंस है। यहां पे कह रहा था चारों वुमेन इकट्ठी नहीं बैठेंगी, सिर्फ वो केस हमें करना है माइनस। तो अब यहां पे देखो कितने मैन है, 5, 5 मेंस को अगर मैं सर्कल पे बिठा रहा हूं, 1 2 3 4 और 5, 5 मेंस को मैं सर्कल पे कैसे बिठाऊंगा, 4 फैक्टोरियल सर्कल पे n-1, और बाकी बची हुई वुमेन कितनी है हमारे पास, 4। अगर मुझे 4 वुमेन्स को बिठाना है और इसने क्वेश्चन पुट किया गया है कि कोई भी वुमेन दूसरी वुमेन के पास नहीं बैठेगी, तो उसको क्या ये ब्लू वाली सीट मिल सकती है, वो इनमें से कहीं भी बैठ सकती है। यहाँ पे अब सिंपल परमिटेशन लगेगा, यहाँ पे सर्कुलर परमिटेशन वुमेन के केस में नहीं लगेगा, क्योंकि उनको सीटें ही 5 दिख रही है, सर्कल तो खत्म ही कर दिया मैंने एक तरह से। तो 5 सीटों पे हमारे पास 4 वुमेन कैसे बैठ सकती हैं, 5p4, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब चाहे तो 5p4 की जगह ऐसा भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक वुमेन आई उसको 5 सीटें दिखी, दूसरी आई उसको 4 दिखी, फिर 5 4 3 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये समझ आया होगा आई होप। नेक्स्ट, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट की बात की जाए, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेकलेस। जब भी एक ऐसा वे बनाया जाता है, ऐसी अरेंजमेंट बनाई जाती है जिसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने आपको बोला एक नेकलेस है जिसमें 5 तरह के मोती हैं, ABCDE, और अगर मैं इसको इस तरीके से अरेंज कर दूं ABCDE, थोड़ा सा ध्यान से देखो, जब ये मेरे पास एक नेकलेस है, मैंने कुछ इस तरीके से होल्ड किया हुआ है ABCDE, जैसे ही मैं इस नेकलेस को पलट दूंगा ये क्या हो जाएगा, ABCDE। यानी कि ये दोनों अरेंजमेंट सेम ही तो हैं। या आप इस कैमरे के अंदर देख रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, फ्रंट साइड से जो देख रहा होगा उसको ABCDE दिख रहा होगा, बैक साइड से इस एलईडी पैनल के पीछे से कोई देख रहा होगा उसको क्या दिख रहा होगा, AEDCB। यानी कि ये अरेंजमेंट तो एक ही है ना। सबसे बेस्ट, नेकलेस को इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, फिर इस तरीके से होल्ड किया हुआ है, अरे अरेंजमेंट तो सेम ही हो गया, तो इसमें अरेंजमेंट हाफ हो जाती है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। जैसे एक एग्जांपल यहां पे लिया गया, एग्जांपल कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द वेज इन विच 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर, कितने तरीकों से अरेंजमेंट की जा सकती है। तो क्या आंसर दोगे इसका, 6-1 फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल इंटू 1/2, 120/2, आंसर कितना आ जाएगा, 60। नेक्स्ट, अब यहां पे हमें कहता है बेसिक कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसको अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता, इसको सिलेक्शन से फर्क पड़ता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जैसे मैंने बोला था ना ABC 3 लोगों को बिठाया गया है, तो यहाँ पे कितने तरीकों से अरेंजमेंट बनेगी, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। कॉम्बिनेशन कहेगा कि अगर आप अरेंजमेंट की बात करते हो तो आंसर 1 ही आएगा, ABC बैठे, CAB बैठे, BAC बैठे, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन की बात की जा रही है। अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि इन 3 लोगों में से मुझे 2 लोगों की सिलेक्शन करनी है, कितने तरीकों से की जा सकती है, तो आंसर आएगा 3। मैं A और B की सिलेक्शन कर सकता हूं, मैं B और C की कर सकता हूं, मैं A और C की कर सकता हूं। परम्यूटेशन में हमने अरेंजमेंट में AB और BA को काउंट किया था, तो यहाँ पे
कॉम्बिनेशन के अंदर सिलेक्शन से फर्क पड़ रहा है, अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा। कौन पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे बैठा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो अब कॉम्बिनेशन के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिलेक्शन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द गिवन नंबर ऑफ थिंग्स टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम इज नोन एज कॉम्बिनेशन। चाहे 2 को लिया जाए चाहे 3 को, नंबर ऑफ अरेंजमेंट से नहीं, हमें नंबर ऑफ सिलेक्शन से फर्क पड़ता है। क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है अगर मैं n डिफरेंट थिंग्स की अरेंजमेंट करने वाला हूं? NCR, और NCR का मेरे पास फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जैसे इन 3 में से मैं 2 लोगों की सिलेक्शन कर रहा था, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो आंसर मेरे पास क्या आया था? 3। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन के अंदर यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, और हम उन फॉर्मूलास को भी ध्यान नहीं रखने वाले। कैसे? देखो क्या है, ऑलवेज अकर। अगर कॉम्बिनेशन में कुछ चीजें आ ही रही हैं, इंक्लूड की ही जा रही हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर x पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज अकर, तो फॉर्मूला आप ये यूज करने वाले हो। क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ पे कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 10 फ्रॉम 15। जब भी सिलेक्शन की बात की जाए, टीम बनाने की बात की जाए, कमेटी बनाने की बात की जाए, हमें अरेंजमेंट से नहीं, हमें सिलेक्शन से फर्क पड़ता है कि कितने तरीकों से सिलेक्शन हो सकती है, कौन कौन सिलेक्ट हो सकता है। इसने ये नहीं बोला ना पहले नंबर पे कौन सिलेक्ट होगा, दूसरे पे कौन होगा, नहीं। तो यहाँ पे देखो 15 लोगों की मुझे सिलेक्शन में से 15 लोगों में से मुझे 10 लोग सिलेक्ट करने हैं, जहां पे एक पर्सन पहले से ही इंक्लूड है, फिक्स है कि वो इंक्लूड किया जा रहा है। तो n माइनस एक्स 15 माइनस में 1 14 सी आर माइनस एक्स, आर कितना है 10 माइनस में एक्स 1 यानी कि 14 सी 9 मेरे पास आंसर होगा। क्या फॉर्मूला याद रखे? नहीं। जब 15 लोगों में से एक बंदे को हमेशा इंक्लूड ही किया जा रहा है, तो वो 10 लोग थोड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं, वो तो 14 में से 9 पर्सन को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल और 14 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर नेवर अकर का केस आ जाता है, combination of n different things taken are at a time where x particular things never occur together, तो n मेरे पास यहां पे देखो जब किसी बंदे को काउंट नहीं किया जा रहा, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 10 फ्रॉम 15 इफ वन मैन इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। जब एक बंदे को बाहर कर ही दिया गया, 15 माइनस में 1 14 और r कितना है 10। क्लियर? फॉर्मूला याद मत रखो। मैंने एक बंदे को जब गेम से ही बाहर कर दिया, अब मेरे पास 14 लोग रह गए और मेरे पास सिलेक्शन कितनी रह गई? अभी भी 10। तो 14 सी 10 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ये था हमारे पास कॉम्बिनेशन। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कितने तरीकों से डिफरेंट टाइप ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लग सकता है, किस किस तरीके से हमने टॉपिक वाइज हमारे सिलेबस को डिवाइड करके, यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को 15 to 20 लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करके विद टॉपिक लाइव और रिकॉर्डेड सेशन कंटिन्यू किए। फिर भी कोर्स के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चंस आपको बहुत प्यार से क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम वन शॉट लेकर के आएंगे पूरे प्रोबेबिलिटी की। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।